राधे राधे आप सभी को। देखो जी, सेक्शन 156 के क्लॉज 1 एंड 2 हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इस वीडियो सेशन में सेक्शन 156 का क्लॉज 3 डिस्कस करेंगे। अब 156 क्लॉज 3 कितना वाइड है आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इस एक लाइन के क्लॉज को, एक सेंटेंस के क्लॉज को एक नए वीडियो सेशन में स्टार्ट कर रहे हैं। तो सोचिए जरा, ये जो सेक्शन 156 क्लॉज 3 है कितना लेंथी होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 156 क्लॉज 3 क्या कहता है? क्लॉज 3, एनी मजिस्ट्रेट empowered under section 190 may order such an investigation as above mentioned। तो क्या कहा जी? कोई मजिस्ट्रेट जो सेक्शन 190 में एम्पावर्ड है, एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190, कोई मजिस्ट्रेट जो सेक्शन 190 में एम्पावर्ड है या कोई मजिस्ट्रेट जिसे सेक्शन 190 में पावर दी गई है। एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 मींस एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस, जो कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड है। तो कोई मजिस्ट्रेट जो सेक्शन 190 में कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड है, वो पुलिस ऑफिसर को उस इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है जो ऊपर मेंशन की गई है। मे ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन मींस जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर 156 क्लॉज 1 में खुद से करने के लिए ऑथराइज्ड है। इट मींस इन्वेस्टिगेशन इन केसेस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ठीक है, तो सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन मींस जो इन्वेस्टिगेशन कॉग्निजेबल केस में 156 क्लॉज 1 में पुलिस ऑफिसर खुद से कंडक्ट करने के लिए ऑथराइज्ड है, उस इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर 156 क्लॉज 3 में मजिस्ट्रेट पास कर सकता है। और कौन सा मजिस्ट्रेट? जो मजिस्ट्रेट सेक्शन 190 में कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड है। ओके, तो जो मजिस्ट्रेट सेक्शन 190 में कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड है, वो मजिस्ट्रेट 156 क्लॉज 3 में उस इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, क्लियर? अच्छा एक बात बताइए, एक सेकंड में रेस कर लेता हूं। तो चलिए आप एक बात बताइए, वर्ड्स एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190, वर्ड्स एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 मींस any magistrate of any area who is empowered to take cognizance can order investigation। भाई 156 क्लॉज 3 में लिखा है एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190, कोई भी मजिस्ट्रेट जो सेक्शन 190 में कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड है, वो उस इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर कर सकता है जो कि ऊपर मेंशन की गई है ना। तो यहां ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190, क्या इसका मतलब ये है कि any magistrate of any area who is empowered to take cognizance under section 190 can order investigation? भाई क्या इसका मतलब यह है कि किसी भी एरिया का कोई भी मजिस्ट्रेट जो सेक्शन 190 में कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड है, वो इस इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है? बताइए। तो देखो आंसर इज नो। इवन दो थ्योरेटिकली इट इज रिटन एनी मजिस्ट्रेट, बेशक से यहां थ्योरेटिकली एनी मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है, बट प्रैक्टिकली इट मींस एरिया मजिस्ट्रेट ओनली। ठीक है, सो ओनली एरिया मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 टू ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन। क्लियर? अच्छा एक बात बताइए, टर्म मजिस्ट्रेट मींस, यहां ये जो टर्म मजिस्ट्रेट यूज किया हुआ है, इस मजिस्ट्रेट शब्द का क्या मतलब है? ओनली जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ओनली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और बोथ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो क्या मतलब है जी मजिस्ट्रेट टर्म का यहां?
जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोथ? तो देखो आप याद रखना, वर्ड एनी मजिस्ट्रेट मींस जुडिशियल मजिस्ट्रेट ओनली. ओके, टर्म मजिस्ट्रेट कनॉट्स ओनली जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड नॉट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. ठीक है, तो देख लेते हैं इसको एक बार. द वर्ड्स एनी मजिस्ट्रेट रेफर्स टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड नॉट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. एनी मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को रेफर कर रहा है, ना कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को. Thus, executive magistrate cannot pass any order under section 156 clause 3. This was held in Bateshwar Singh versus State 1992. Clear? अच्छा, अब आप लोग मेरे को एक बात बताइए कि हमें 156(3) की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों 156(3) में यह प्रोविजन डाला गया कि जो मजिस्ट्रेट है वो कॉग्निबल केसेस में पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है? इस प्रोविजन को क्यों बनाया गया जी? भाई 156 के प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो पुलिस ऑफिसर है उसके पास ये पावर है कि वो कॉग्निबल केसेस में बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है. तो जब वो कॉग्निबल केसेस में बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है, तो भैया 156(3) की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों 156(3) में मजिस्ट्रेट को ये पावर दी गई कि जो मजिस्ट्रेट है वो कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने का ऑर्डर दे सकता है? बताइए. तो देखो होता क्या है, मान के चलिए कॉग्निजेबल केस में पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर लॉन्च नहीं करी, तो ऐसे केसेस में जो मजिस्ट्रेट है वो पुलिस ऑफिसर को 156(3) की पावर यूज करके पुलिस ऑफिसर को बोल सकता है कि भैया आप इस मैटर की एफआईआर लॉन्च करिए और इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करिए. ठीक है, या फिर मान के चलिए पुलिस ऑफिसर ने कॉग्निजेबल केस के रिगार्डिंग एफआईआर तो रिकॉर्ड कर ली, लेकिन उसने इन्वेस्टिगेट नहीं करी, वो मैटर को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा. तो फिर ऐसे केसेस में जो मजिस्ट्रेट है वो 156 क्लॉज 3 की पावर यूज करके पुलिस ऑफिसर को मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोल सकता है. सिमिलरली मान के चलिए कि पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर भी रिकॉर्ड कर ली और मैटर को इन्वेस्टिगेट भी कर लिया, बट मजिस्ट्रेट को लगता है कि यार पुलिस ऑफिसर ने मैटर को ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं किया, पुलिस ऑफिसर ने मैटर को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं किया. तो ऐसे केसेस में जो मजिस्ट्रेट है वो 156 क्लॉज 3 में ही सब्सिक्वेंट ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन पास कर सकता है. He can pass subsequent order of investigation. तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि जब कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग जो पुलिस ऑफिसर है वो एफआईआर रिकॉर्ड नहीं कर रहा, या फिर मान लो वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा, या फिर मान लो वो प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा, बेसिकली वो कोई एक्शन नहीं ले रहा, जिसके कारण जो अग्री पार्टी है उसको हार्डशिप कॉज हो रही है, तो फिर ऐसे केसेस में जो मजिस्ट्रेट है वो 156(3) की पावर यूज करके पुलिस ऑफिसर को मैटर को प्रोसीड अप करने के लिए बोल सकता है. उसे एफआईआर रिकॉर्ड करके इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए बोल सकता है. अगर उसने एफआईआर लॉन्च कर ली है और वो मैटर को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा तो उसे इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे सकता है. और अगर उसने मैटर को इन्वेस्टिगेट कर लिया है बट मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसने अभी प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं किया है, तो फिर ऐसे केसेस में जो मजिस्ट्रेट है वो 156 क्लॉज 3 में ही पुलिस ऑफिसर को फर्दर इन्वेस्टिगेशन का या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकती है. ठीक है, तो मान के चलिए अगर कॉग्निजेबल केसेस के रेस्पेक्ट में जो पुलिस ऑफिसर है वो एफआईआर रिकॉर्ड कर रहा है, मैटर को डिलीजेंटली इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो क्या 156(3) की कोई जरूरत है? क्या मजिस्ट्रेट को 156(3) में पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है भाई. 156(3) में मजिस्ट्रेट की जरूरत खाली तभी तो पड़ी जब पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल केस में एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहा, या वो मैटर को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा, या वो प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा. ठीक है, तो अगर पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल केस में एफआईआर रिकॉर्ड कर रहा है, मैटर को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो फिर ऐसे केसेस में 156(3) की कोई जरूरत नहीं. ठीक है, ये बस हमने यहाँ एक ओवरव्यू से लिया है. आगे इस लेक्चर सीरीज में हम इसी पॉइंट को यहाँ डिस्कस करेंगे, हम इन्हीं सब बातों को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज आप बिल्कुल भी परेशान मत होना. ठीक है, बस हमने अभी थोड़ा सा रफ आइडिया अपने माइंड में क्रिएट किया है. तो देखो जी 156 क्लॉज 1 में जो पुलिस ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है. ठीक है, यही पढ़ा था हमने कि कॉग्निजेबल केसेस में जो पुलिस ऑफिसर है उसके पास ये पावर है कि वो बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है. तो 156 क्लॉज 1 में जो पुलिस ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है.
और 156 क्लॉज 3 में क्या पढ़ा कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केस में जो मजिस्ट्रेट है वो पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक है, ऑलराइट। और याद रखना दोनों ही क्लॉजेज में 156 क्लॉज 1 में और 156 क्लॉज 3 में वर्ड मे इज यूज। ठीक है, और देखो क्लॉज 1 में भी वर्ड मे इज यूज्ड। एनी पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। स्कोप ऑफ सेक्शन 156(3). तो सेक्शन 156 क्लॉज 3 के स्कोप को देख लेते हैं एक बार। काफी वाइड स्कोप है। जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे आप देख पाओगे कि ये जो सेक्शन 156(3) है बेशक से एक लाइन का क्लॉज है, लेकिन जो उसका स्कोप है वो बहुत ज्यादा वाइड है। सेक्शन 156 क्लॉज 1 प्रोवाइड्स फॉर द पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट अ कॉग्निजेबल केस विदाउट एनी मजिस्ट्रियल ऑर्डर। तो क्या कहा जी कि सेक्शन 156(1) क्या प्रोवाइड करता है? पुलिस ऑफिसर की पावर कि वो बिना मजिस्ट्रियल ऑर्डर के कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। On the other hand, Section 156 Clause 3 provides for power of magistrate to order investigation in a cognizable case. वहीं दूसरी तरफ 156(3) क्या प्रोवाइड करता है? पावर ऑफ मजिस्ट्रेट कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर पास कर सकता है। Such power of magistrate does not restrict the power of police officer to investigate on his own under Clause 1. तो क्या कहा? Such power of magistrate. Such power of magistrate means 156 क्लॉज 3 में जो मजिस्ट्रेट को इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने की पावर दे रखी है। तो 156 क्लॉज 3 में ये जो पावर है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है, तो ये जो पावर है ये पावर कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस ऑफिसर को खुद से इन्वेस्टिगेट करने की जो पावर 156 क्लॉज 1 में दे रखी है उसे खत्म नहीं करती, उसे रेस्ट्रिक्ट नहीं करती। ठीक है, यानी बेशक 156 क्लॉज 3 में दिया हुआ है कि कॉग्निजेबल केसेस में मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने का ऑर्डर दे सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो पावर है ये पावर 156(1) में कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस ऑफिसर की खुद से इन्वेस्टिगेट करने की जो पावर दे रखी है उसे खत्म करती है। ठीक है, 156(3) 156(1) की पावर को इफेक्ट नहीं करती। 156(3) के बावजूद जो पुलिस ऑफिसर है वो कॉग्निजेबल केस में खुद से इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है। ऑलराइट, द मजिस्ट्रेट कैन पास ऑर्डर अंडर क्लॉज 3 ऑन रिसीविंग इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 191 क्लॉज C और ऑन रिसीविंग कंप्लेंट अंडर सेक्शन 191 क्लॉज A, or even when an application has been filed directly before him in cases where PO refuses to take the FIR or to investigate. तो क्या कहा? 156(3) में मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर कब दे सकता है? अपॉन रिसीविंग इंफॉर्मेशन मिलने पर, अपॉन रिसीविंग कंप्लेंट मिलने पर, और यहां तक कि उन केसेस में भी जब पुलिस ऑफिसर के FIR लॉन्च करने से मना करने पर या पुलिस ऑफिसर के इन्वेस्टिगेट करने से मना करने पर आप 156(3) में सीधा मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लेकर चले जाते। किस चीज की एप्लीकेशन लेकर? कि जनाब हमारे साथ ये कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है और पुलिस ऑफिसर जो है वो इस मैटर में ना तो FIR लॉन्च कर रहा है और ना ही इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करिए टू लॉन्च द FIR एंड टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। आगे साकरी वासु के केस में हम इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। ओके, क्लियर? अब देखो, अब हम चलते हैं जी लैंडमार्क केस की तरफ। अब जो हम केस डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही लैंडमार्क है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, तो इसलिए इस केस को बहुत अच्छे सुनना और अच्छे समझना। ठीक है, कौन से केस की बात कर रहे हैं हम यहां? एनी आइडिया? साकरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 2008 सुप्रीम कोर्ट।
आई गेस आपने अपने कॉलेज के दिनों के दौरान इस पर्टिकुलर केस को तो जरूर डिस्कस किया होगा। मैं मान नहीं सकता कि आपने अपने कॉलेज लाइफ में इस पर्टिकुलर केस के बारे में नहीं सुना या इस पर्टिकुलर केस को डिस्कस नहीं किया या इस पर्टिकुलर केस को लेकर आपने किसी भी तरह की बुक रीडिंग नहीं की। दिस इज समथिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बहुत ही लैंडमार्क केस है और इसी पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्प किया कि 156(3) की जो पावर है वो बहुत वाइड है। कितनी वाइड है अभी आप सोच भी नहीं सकते। अभी हम आगे इसी चीज को डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही लैंडमार्क केस है। तो चलिए हम इस केस को डिस्कस करते हैं। साकरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2008 सुप्रीम कोर्ट। In this case, the power of a magistrate under section 156 clause 3 CRPC was in issue. इस केस में 156(3) में जो मजिस्ट्रेट की पावर है वो इश्यू में थी। बेसिकली 156(3) में मजिस्ट्रेट के पास क्या क्या पावर्स है, इस मैटेरियल इश्यू को इस केस में डील किया गया। तो चलिए रीड करते हैं। Although section 156(3) is very briefly worded, but it is wide enough to include all such powers in a magistrate. Or we can say there is an implied power in the magistrate under section 156 clause 3 CRPC to। अब 156 clause 3 में मजिस्ट्रेट की ये कुछ implied powers दे रखी। तो पहले इसको समझते हैं। क्या कहा इसने कि बेशक से 156(3) बहुत ब्रीफली वर्डेड है, यानी दिखने में तो बस एक लाइन का क्लॉज है, बस छोटा सा एक सेंटेंस है ना। ये देखो केवल एक लाइन का ही सेंटेंस है। एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड इन सेक्शन 190 मे ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन्ड। तो दिखने में तो ये केवल एक लाइन का सेंटेंस है, बट एक्चुअली में ये इतना ज्यादा वाइड है कि एक लाइन का क्लॉज मजिस्ट्रेट की सारी पावर्स को इंक्लूड कर रहा है। तो चलिए एक बार नजर डालते हैं कि मजिस्ट्रेट के पास 156(3) में कौन कौन सी इंप्लाइड पावर्स है। 156(3) कौन कौन सी इंप्लाइड पावर्स को इंक्लूड कर रहा है, आइए देखते हैं। नंबर 1, टू ऑर्डर रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR क्रिमिनल ऑफेंस इफ PO refuses टू रजिस्टर FIR। कि अगर पुलिस ऑफिसर FIR रजिस्टर करने से मना कर देता है तो 156(3) में मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर को FIR लॉन्च करने का ऑर्डर दे सकता है। सेकेंड, to direct the officer in charge of the concerned police station to conduct investigation if police officer refuses to investigate the matter। अगर पुलिस ऑफिसर मैटर को इन्वेस्टिगेट करने से मना कर देता है तो 156(3) में मजिस्ट्रेट कंसर्न पुलिस स्टेशन के SHO को इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने का ऑर्डर दे सकता है। जैसे मान के चलिए कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेकर पुलिस ऑफिसर ने FIR तो रिकॉर्ड कर ली, बट उसने इन्वेस्टिगेट करने से मना कर दिया, तो फिर ऐसे केसेस में मजिस्ट्रेट 156 क्लॉज 3 में पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए डायरेक्ट कर सकता है। थर्ड, टू डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द कंसर्न पुलिस स्टेशन टू होल्ड अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इफ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हैज नॉट बीन डन और इज नॉट बीइंग डन बाय द पुलिस। तो अगर मजिस्ट्रेट इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है कि पुलिस ऑफिसर ने मैटर को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं किया या पुलिस ऑफिसर मैटर को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा, तो वो 156(3) में कंसर्न पुलिस स्टेशन के SHO को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए बोल सकता है। एंड फोर्थ, इफ नीडेड ही कैन मॉनिटर द इन्वेस्टिगेशन टू एंश्योर अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। और अगर जरूरत लगती है तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली कंडक्ट की जा रही है नहीं, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए जो मजिस्ट्रेट है वो पुलिस ऑफिसर के इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर सकता है। एक तरीके से वो पुलिस ऑफिसर के इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज कर सकता है। ओके, तो देखा आपने कि मजिस्ट्रेट के पास 156 क्लॉज 3 में क्या क्या इंप्लाइड पावर्स हैं। तो आई गेस अब आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी कि बेशक से दिखने में केवल एक लाइन का क्लॉज है, बट जो इसका स्कोप है वो बहुत ज्यादा वाइड है। मजिस्ट्रेट की काफी सारी इंप्लाइड पावर्स को इंक्लूड कर रहा है। जैसे अगर पुलिस ऑफिसर FIR रिकॉर्ड नहीं कर रहा या मैटर को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा या फिर मैटर को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा, तो 156(3) की पावर को यूज करके जो मजिस्ट्रेट है पुलिस ऑफिसर को FIR रिकॉर्ड करने का, मैटर को इन्वेस्टिगेट करने का या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है। ओके, तो 156 क्लॉज 3 में मजिस्ट्रेट की ब्रॉड पावर्स का आइडिया लगा। वेरी गुड।
अब एक बार इसको रीड कर लेते हैं, आगे के टॉपिक्स पर क्लैरिटी आ पाए इसलिए हम इस पैराग्राफ को यहाँ रीड कर रहे हैं, अदरवाइज एग्जाम के लिए पैराग्राफ बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, कुछ आगे के टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको समझने के लिए हमें एक बार बेस बनाना होगा, तो इसलिए हम इस पैराग्राफ को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, सागरी बासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2008 सुप्रीम कोर्ट, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, इट इज वेल सेटल्ड दैट व्हेन अ पावर इज गिवन टू एन अथॉरिटी टू डू समथिंग इट इंक्लूड्स सच इंसिडेंटल और implied powers which would ensure the proper doing of that thing. In other words, when any power is expressly granted by the statute, there is impliedly included in the grant, even without special mention, every power and every control, the denial of which would render the grant itself ineffective. Thus, where an act confers jurisdiction, it impliedly also grants the power of doing all such acts or employ all such means as are essentially necessary to its execution. तो क्या कहा जी? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ऑब्जर्व किया कि ये पूरी तरीके से सेटल्ड है कि जब किसी अथॉरिटी को कुछ काम करने की पावर दी जाती है तो उसमें वो सारी इंसिडेंटल और इंप्लाइड पावर्स इंक्लूड हो जाती हैं जो उस काम को प्रॉपर तरीके से होने को सुनिश्चित करें। जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं, मान के चलिए आपने मुझे जुडिशरी के सिलेबस कवर कराने की पावर दे दी। आपने आके मेरे पास बोला कि सर आप मुझे जुडिशरी का कोर्स कंप्लीट कराइए, मुझे जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनना है, आप मुझे सिलेबस कवर कराइए। ठीक है, तो अब इसमें वो सारी पावर्स इंप्लाइड हैं विच आर नेसेसरी इन ऑर्डर टू क्रैक योर एग्जाम। जैसे कि एक्सप्रेस पावर क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या एक्सप्रेस पावर्स आ गई। जुडिशरी में आने वाले सारे लॉस मुझे आपको कवर कराने होंगे, लाइक मुझे आपको ये बताना होगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, हर सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा मटेरियल है, रीसेंट लैंडमार्क केसेस भी हमें यहाँ डिस्कस करने होंगे, प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपको मार्क कराने होंगे, मेंस के क्वेश्चन आपको बताने होंगे, आपके रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करने होंगे, आपकी परफॉर्मेंस को जज करना होगा, आपकी जो कमियां हैं, आपकी जो लैकिंग है उनको हाईलाइट करके उनको इंप्रूव करने के लिए आपको पुश करना होगा, है ना। तो ये कुछ एक्सप्रेस पावर के एग्जांपल्स हैं। अब इसमें इंप्लाइड पावर्स के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं जी? जैसे आपका पूरा का पूरा जो जुडिशरी कोर्स है उसे मुझे टाइमली कंडक्ट करवाना होगा, एक प्रॉपर टाइम फ्रेम में मुझे इस पूरे जुडिशरी कोर्स को कंडक्ट करवाना होगा। आपकी आंसर राइटिंग की जो स्किल्स है उसको भी एनहांस करना होगा, आपकी ऐसे राइटिंग, ट्रांसलेशन, इन सब पर भी फोकस करना होगा कि आपका जो लैंग्वेज का पेपर है वो भी सबसे अच्छा हो। इंटरव्यू के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सब पर भी वर्क करना होगा। समय समय पर आपको मोटिवेट भी करना होगा, आपको नेगेटिविटी से बाहर भी निकालना होगा, है ना। तो ये सारी पावर्स क्या हैं? ये सारी इंप्लाइड पावर्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली जुडिशरी के कोर्स को करवाने में आपने एक्सप्रेस पावर के साथ साथ मुझे वो सारी इंप्लाइड पावर्स भी दे दी जो आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए जरूरी है, जिनके बिना वो एक्सप्रेस पावर जो है वो यूजलेस है। भाई आप खुद सोचिए, अगर हम लैंग्वेज के पेपर पर फोकस ना करें, ऐसे प्रैक्टिस ना करें, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस ना करें, इंटरव्यू या मॉक की तैयारी ना करें, टाइमली मोटिवेशन का टॉनिक ना ले, तो क्या आप जुडिशरी क्रैक कर पाओगे? क्या केवल लॉ के बेसिस पर ही आप जुडिशरी क्रैक कर पाओगे? नहीं ना। लॉ के साथ साथ साइमल्टेनियसली आपको लैंग्वेज के पेपर पे और बाकी सारे एस्पेक्ट पे भी फोकस करना है। तो दैट मींस जुडिशरी का एग्जाम करने की आपने मुझे जो एक्सप्रेस पावर दी है, ये एक्सप्रेस पावर बिना इन इंप्लाइड पावर्स के इनफेक्टिव है। बिना इंप्लाइड पावर्स के मैं आपकी एग्जाम क्रैक करने में मदद नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से और भी कई सारी इंप्लाइड पावर्स होती हैं, जैसे कि इंप्लाइड पावर्स ऑफ पार्टनर, इंप्लाइड पावर्स ऑफ मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, है ना। तो ऐसे काफी सारे एग्जांपल है। तो कहने का मतलब यहां ये है, इन अदर वर्ड्स, व्हेन एनी पावर इज एक्सप्रेसली ग्रांटेड बाय द स्टैट्यूट, देयर इज impliedly included in the grant, even without special mention, every power and every control, the denial of which would render the grant itself ineffective. तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जब स्टैट्यूट कोई पावर एक्सप्रेसली ग्रांट करता है तो उस एक्सप्रेस पावर में वो सारी पावर्स इंप्लाइडली इंक्लूडेड होती हैं जिनको ना देने से वो जो एक्सप्रेस पावर है वो इनफेक्टिव हो जाएगी, वो यूजलेस हो जाएगी। Thus,
Where an act confers jurisdiction, it impliedly also grants the power of doing all such acts or employ all such means as are necessary to its execution. तो इसलिए अगर कोई एक्ट जुडिक्शन कन्फर करता है तो वो इंप्लाइडली सभी काम करने की वो सारी पावर्स ग्रांट करता है जो उस एक्सप्रेस पावर को एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी है. ठीक है, क्लियर? तो नटशल ये पैराग्राफ यहां ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जब भी किसी बॉडी को एक्सप्रेस पावर ग्रांट की जाती है तो उस एक्सप्रेस पावर्स में वो सारी पावर्स इंप्लाइडली इंक्लूडेड होती हैं जो एक्सप्रेस पावर को इफेक्टिव बनाने के लिए जरूरी है, या जिनको ना देने से वो जो एक्सप्रेस पावर है वो यूजलेस हो जाएगी. ठीक है, तो एक्सप्रेस पावर डज ऑटोमेटिकली इंक्लूड्स इंप्लाइड पावर्स, वो इंप्लाइड पावर्स जो एक्सप्रेस पावर को इफेक्टिव बना रही. तो रीड करते हैं. Honorable Markandeya Kajju Justice in this case has held that the power of magistrate under section 156(3) is broad enough to include all ancillary and incidental powers to make the order effective. That is, once the order of 156 clause 3 has been passed and the investigation has not been taken properly, the magistrate has the incidental power under section 156 clause 3 itself to pass the subsequent order or further order of investigation. तो क्या कहा? तो ऑनरेबल मार्केंडेय जस्टिस ने इस केस में ये हल किया कि 156(3) में जो मजिस्ट्रेट की पावर है वो इतनी ब्रॉड है कि वो मजिस्ट्रेट के 156(3) के ऑर्डर को इफेक्टिव बनाने के लिए सभी एंसिलरी और इंसिडेंटल पावर्स इंक्लूड करती है. दैट इज, यदि एक बार 156(3) में मजिस्ट्रेट ने पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने का ऑर्डर दे दिया और पुलिस ऑफिसर ने मैटर को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं किया तो 156(3) में ही मजिस्ट्रेट के पास इंसिडेंटल पावर है कि वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है, वो इन्वेस्टिगेशन का सब्सिक्वेंट ऑर्डर पास कर सकता है. लाइकवाइज आप मान के चलिए जो पुलिस ऑफिसर है वो एफआईआर रिकॉर्ड नहीं कर रहा. अब 156(3) की पावर यूज करके मजिस्ट्रेट ने पुलिस ऑफिसर को एफआईआर रिकॉर्ड करने का ऑर्डर दे दिया. अब उसने एफआईआर तो रिकॉर्ड कर ली पर वो मैटर को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा, उसने मैटर को इन्वेस्टिगेट करने से मना कर दिया. तो जो मजिस्ट्रेट है वो 156(3) की पावर यूज करके पुलिस ऑफिसर को मैटर को इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर पास कर सकती है. ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बताया कि जो सेक्शन 156(3) है वो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को इफेक्टिव बनाने के लिए सारी एंसिलरी और इंसिडेंटल पावर्स इंक्लूड करता है. ओके, thus when police officer refuses to conduct the investigation or has not conducted fair investigation, then there is no need to go to high court under section 482 CRPC. Rather, an application can be filed under section 156 clause 3 CRPC. तो इसलिए अगर पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेट कंडक्ट करने से मना कर देता है या वो फेयरली इन्वेस्टिगेट नहीं करता है तो सेक्शन 482 में हाईकोर्ट के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि सेक्शन 156(3) में ही इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के आगे फाइल की जा सकती है. यानी 156(3) में ही मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है. ठीक है, एंसिलरी और इंसिडेंटल का मतलब क्या होता है? एंसिलरी और इंसिडेंटल मींस इंप्लाइड, एडिशनल या कोलेटरल. ओके, तो कहने का मतलब यह है कि अगर स्टैट्यूट ने 156(3) में मजिस्ट्रेट को एक्सप्रेसली ये पावर कन्फर कर दी है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोल सकता है, तो इसमें वो सारी पावर्स इंक्लूडेड हैं जो इस इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर को इफेक्टिव बनाने के लिए जरूरी है. दैट मींस अगर मजिस्ट्रेट इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है कि पुलिस ऑफिसर मैटर को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा या पुलिस ऑफिसर ने मैटर को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं किया, तो वो अपने इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर को इफेक्टिव बनाने के लिए 156(3) में ही प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर या फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है. ओके, क्लियर? तो इन सभी पॉइंट्स को समझने के लिए कि एंसिलरी या इंसिडेंटल पावर्स क्या होती हैं, 156(3) में मजिस्ट्रेट के पास कौन सी एंसिलरी और इंसिडेंटल पावर्स हैं, कैसे इन इंसिडेंटल पावर्स के एब्सेंस में मजिस्ट्रेट की एक्सप्रेस पावर इनएफेक्टिव हो जाती है, हमने लास्ट पैराग्राफ डिस्कस किया था. ठीक है, क्लियर? तो यदि मान के चलिए कि इस एक्सप्रेस पावर में यानी स्टैट्यूट ने 156(3) में मजिस्ट्रेट को इन्वेस्टिगेट करने की जो पावर दे रखी है, यदि इस पावर में इंप्लाइड पावर इंक्लूड ना हो तो क्या इस एक्सप्रेस पावर की कोई इंपॉर्टेंस है? लेट्स से पुलिस ऑफिसर ने मैटर को ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं किया,
अब ऐसी सिचुएशन में यदि मजिस्ट्रेट के पास 156(3) में फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने की पावर ना हो तो क्या इस एक्सप्रेस पावर का कोई फायदा हुआ? नहीं ना। तो इसलिए इन्होंने बताया कि 156(3) में जो मजिस्ट्रेट की पावर्स हैं वो इतनी ब्रॉड हैं कि वो 156(3) के ऑर्डर को इफेक्टिव बनाने के लिए वो सारी पावर्स इंप्लाइडली इंक्लूड करता है। ओके तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि यदि पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल केस में एफआईआर रिकॉर्ड नहीं कर रहा या फिर मैटर को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा तो फिर ऐसे केसेस में एग्री पार्टी के पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है जी। आइए एक बार नजर डाल लेते हैं। The declaration Sakri Vasu case is that if the police officer refuses to take the FIR or to investigate the matter, aggrieved shall have the following remedies. तो सागरी वासु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि अगर कॉग्निजेबल केस में पुलिस ऑफिसर एफआईआर लॉन्च करने से मना कर देता है या वो मैटर को इन्वेस्टिगेट करने से मना कर देता है तो एग्री पार्टी के पास फॉलोइंग रेमेडीज है। कौन कौन सी? नंबर 1, ही कैन फाइल एन एप्लीकेशन टू सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अंडर सेक्शन 154 क्लॉज 3। वो 154(3) में सुपरिंटेंडेंट के पास उस ऑफेंस की इंफॉर्मेशन के सब्सटेंस को बाय पोस्ट सेंड कर सकता है। Basically, he can reach to superintendent of police. Second, if needed, he can file his case as a complaint case under section 200. अगर जरूरत पड़ती है तो वो अपने केस को कंप्लेंट केस की तरह फाइल कर सकता है। वो उस ऑफेंस के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेंट फाइल कर सकता है। थर्ड, ही कैन फाइल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 या वो सेक्शन 156(3) में मजिस्ट्रेट के आगे एप्लीकेशन लगा सकता है कि जनाब हमारे साथ एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और जो पुलिस ऑफिसर है वो ना तो एफआईआर लॉन्च कर रहा है और ना ही मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो प्लीज आप पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करिए टू रिकॉर्ड द एफआईआर एंड टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन द मैटर। एंड फोर्थ इज इफ स्टिल नो रेमेडी हैज बीन प्रोवाइडेड, और फिर भी अगर एग्री पार्टी को कोई भी रेमेडी प्रोवाइड नहीं की गई, यानी अगर ऊपर वाली रेमेडी एग्री पार्टी को प्रोवाइड नहीं की गई, then he can move an application under section 482 or he can invoke the writ jurisdiction of the high court or the supreme court under article 226 and 32 of the constitution। तो अगर एग्री पार्टी को ऊपर वाली कोई भी रेमेडी ग्रांट नहीं की जाती तो फिर ऐसे केसेस में वो हाई कोर्ट के आगे सेक्शन 482 में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है या फिर वो आर्टिकल 32 या 226 में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आगे रिट पिटीशन फाइल कर सकता है। ठीक है, क्लियर? तो फिर से ये जो केस है 156(3) की मजिस्ट्रेट की इंप्लाइड पावर्स को हाईलाइट करता है, मजिस्ट्रेट की ब्रॉड पावर को हाईलाइट करता है। कैसे कि मान के चलिए अगर पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल केस में एफआईआर लॉन्च करने से मना कर देता है या इन्वेस्टिगेट करने से मना कर देता है, एग्री पार्टी जो है वो 156(3) में मजिस्ट्रेट के आगे एप्लीकेशन लगा सकती है। ठीक है, तो अगर पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल केस में एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहा, ये मान के चलिए उसने कॉग्निजेबल केस में एफआईआर तो रिकॉर्ड कर ली बट मैटर को इन्वेस्टिगेट नहीं किया, ये मान के चलिए उसने कॉग्निजेबल केस में एफआईआर भी रिकॉर्ड करी, मैटर को इन्वेस्टिगेट भी किया, लेकिन मजिस्ट्रेट जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो इन तीनों ही केसेस में एफआईआर नॉट रिकॉर्डेड, एफआईआर रिकॉर्डेड बट इन्वेस्टिगेशन हैज नॉट बीन डन, एफआईआर हैज बीन रिकॉर्डेड, इन्वेस्टिगेशन आल्सो बीन डन बट मजिस्ट्रेट इज नॉट सेटिस्फाइड विद सच इन्वेस्टिगेशन, तो इन तीनों ही केसेस में एग्री पार्टी 156(3) में मजिस्ट्रेट के पास अप्रोच कर सकती है। ठीक है, तो आई गेस अब आपको 156(3) की जो वाइड पावर है उसका एक रफ आइडिया मिल रहा होगा। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इस केस के हर डिस्कशन को प्लीज सीरियसली लीजिएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। अब देखो साकरी वासु के केस में अभी हमने पढ़ा कि जब पुलिस ऑफिसर एफआईआर लॉन्च करने से मना कर देता है या इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर देता है तो एग्री पार्टी के पास ये फॉलोइंग रेमेडीज है, ये 4 रेमेडीज एग्री पार्टी अवेल कर सकती है ना। पर अब इसी केस में अगला मैटेरियल क्वेश्चन ये राइज हुआ कि जब पुलिस ऑफिसर एफआईआर लॉन्च करने से मना कर देती है या मैटर को इन्वेस्टिगेट करने से मना कर देती है, प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है, तो क्या एग्री पार्टी सीधा हाई कोर्ट के पास 482 में एप्लीकेशन मूव कर सकती है या फिर बाकी सभी रेमेडीज को अवेल करने के बाद ही वो हाई कोर्ट अप्रोच कर सकती है? यानी क्या एग्री पार्टी हाई कोर्ट का डोर केवल लास्ट में ही नॉक कर सकती है या फिर इन तीनों रेमेडीज को अवेल करने से पहले भी जो एग्री पार्टी है वो सेक्शन 482 में हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकती है? तो रीड कर लेते हैं एक बार। अनदर मैटर क्वेश्चन अराइज इन साकरी वासु केसेस
When a police officer refuses to lodge FIR or after registration of FIR, he refuses to conduct the investigation or conduct in an improper manner, then the question arises here is whether he can directly approach to the High Court under Section 482 CRPC. तो रीड करते हैं इसको. Supreme Court determined the above issue and stated that when someone has a grievance that his FIR has not been registered at the police station, his first remedy is to approach the superintendent of police under section 154 clause 3. तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने इस इश्यू को डिटरमाइन करते हुए ये कहा कि ऐसे केसेस में जब पुलिस ऑफिसर FIR लॉन्च करने से मना कर दे, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने से मना कर दे, तो ऐसे केसेस में एग्री पार्टी को सबसे पहले 154 क्लॉज 3 में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाना चाहिए. ठीक है. फिर आगे क्या कहा? इफ दैट इज ऑफ नो अवेल, दैट मींस इवन इफ दैट डज नॉट यील्ड एनी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट, देन ही कैन फाइल हिज केस एज अ कंप्लेंट केस और कैन फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3. यानी अगर 154 क्लॉज 3 में सुपरिंटेंडेंट के पास जाकर भी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकलता, यानी अगर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी FIR रिकॉर्ड करने का ऑर्डर नहीं देता, तो फिर ऐसे केसेस में ही कैन ईदर फाइल दिस केस एज अ कंप्लेंट केस or can approach to magistrate under section 156 clause 3. ठीक है. अगर 154 क्लॉज 3 में सुपरिंटेंडेंट पुलिस के पास जाकर कोई रेमेडी नहीं मिलती, तो फिर या तो वो अपने केस को कंप्लेंट केस की तरह फाइल कर सकता है, या फिर वो 156 क्लॉज 3 में मजिस्ट्रेट के आगे एप्लीकेशन फाइल कर सकता है. बाकी क्या कहा? However, if that is also of no use, that is even after availing the above given remedies, his hardship is still alive, then only he can file the application before High Court under section 482 CRPC. यानी अगर कंप्लेंट प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के बावजूद या 156(3) में एप्लीकेशन फाइल करने के बावजूद उसकी FIR रिकॉर्ड नहीं की जाती या इन्वेस्टिगेशन बिगन नहीं की जाती, बेसिकली सारे डोर्स नॉक करने के बावजूद अभी भी एग्री पार्टी की सफरिंग कंटिन्यूइंग है, परसिस्टेंट है, उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, then only he can file the application before High Court under section 482 CRPC. Okay, so approaching to High Court should be the last remedy. पहले आपको जो बाकी सारी रेमेडीज हैं वो अवेल करनी होगी. पहले जो बाकी 3 रेमेडीज है ना, 1, 2 और 3, पहले एग्री पार्टी को ये अवेल करनी होगी. और यदि इन रेमेडीज को अप्रोच करने के बावजूद कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, जो हार्डशिप है वो अभी भी कंटिन्यूइंग है, देन ओनली ही कैन मूव टू हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482 CRPC. ठीक है. अप्रोचिंग टू हाई कोर्ट शुड बी द लास्ट रेमेडी. तो कहने का मतलब ये है कि जब ऑलरेडी आपके पास इतनी सारी रेमेडीज अवेलेबल है कि आप 154(3) में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जा सकते हो, या उस ऑफेंस के रेस्पेक्ट में मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, या 156(3) में मजिस्ट्रेट के आगे एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो. जब ऑलरेडी आपके पास मल्टीपल रेमेडीज अवेलेबल हैं, तो फिर आपको सीधा हाईकोर्ट नहीं जाना चाहिए. पहले वो रेमेडीज अवेल करिए. अगर उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तो फिर हमारे पास आइए, हम आपकी सेवा के लिए बैठे हैं. बट आप सीधा हमारे पास मत आइए. हमारे पास पहले ही इतना हैवी वर्कलोड है, हमारे पास पहले ही इतने मैटर्स पेंडिंग है, तो इसलिए आप हमारे पास डायरेक्टली मत आइए. पहले बाकी रेमेडीज को अवेल करिए. उसके बावजूद अगर आपको कोई सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलता है, तो हम आपकी सेवा के लिए बैठे हुए हैं. ठीक है. Thus, we are of the opinion that the High Court should not encourage this practice of filing a writ petition or petition under section 482 CRPC and should ordinarily refuse to interfere in such matters unless other available recourses are adopted. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्री पार्टी के FIR लॉज ना होने पर, इन्वेस्टिगेशन ना होने पर सीधा हाईकोर्ट जाना, सीधा हाईकोर्ट मूव करना, इस प्रैक्टिस को डिस्करेज करना चाहिए. और हाईकोर्ट को ऑर्डिनरली यानी जनरली ऐसे मैटर्स में इंटरफेयर करने से बचना चाहिए जब तक जो सारे अवेलेबल रिकोर्सेज हैं, जो सारे अवेलेबल रेमेडीज हैं, वो एग्री पार्टी अडॉप्ट नहीं कर लेती. ठीक है. क्लियर. आगे चलते हैं. तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो 156(3) है वो मजिस्ट्रेट के द्वारा कब कब इन्वोक किया जा सकता है. तो रीडिंग लेते हैं एक बार इसकी. टू ऑर्डर रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR और क्रिमिनल ऑफेंस इफ पुलिस ऑफिसर रिफ्यूजेस टू रजिस्टर FIR. अगर पुलिस ऑफिसर FIR रजिस्टर करने से मना कर देता है, तो 156(3) में मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर को FIR लॉन्च करने का ऑर्डर दे सकता है. सेकेंड, टू डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज द कंसर्न पुलिस स्टेशन
टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन इफ पुलिस ऑफिसर रिफ्यूजेस टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। अगर पुलिस ऑफिसर मैटर को इन्वेस्टिगेट करने से मना कर देता है तो 156(3) में मजिस्ट्रेट कंसर्न पुलिस स्टेशन के एसएचओ को इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर दे सकता है। नेक्स्ट, टू डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द कंसर्न पुलिस स्टेशन टू होल्ड अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इफ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नॉट बीन डन और इज नॉट बीइंग डन बाय द पुलिस। अगर मजिस्ट्रेट इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है कि पुलिस ऑफिसर ने मैटर को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं किया तो वो 156(3) में कंसर्न पुलिस स्टेशन के एसएचओ को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए बोल सकता है। इफ नीडेड ही कैन मॉनिटर द इन्वेस्टिगेशन टू एंश्योर द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। अगर उसे जरूरत लगती है तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली कंडक्ट की जा रही है नहीं, इस चीज को एंश्योर करने के लिए मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर के इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर सकता है। टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस बाय द पुलिस ऑफिसर व्हेन नो कंप्लेंट हैज बीन मेड टू हिम बट ही हैज इंफॉर्मेशन अबाउट अ कॉग्निजेबल केस either through media or through newspaper, that is, instead of taking cognizance under section 191 clause C, pass an order of investigation under section 156 clause 3। तो मान के चलिए किसी ऑफेंस के रेस्पेक्ट में ना तो एग्री पार्टी ने पुलिस स्टेशन पहुंच के एफआईआर लॉन्च कराई और ना ही उसने मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल की, पर उस ऑफेंस के बारे में मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन मिल गई। मान के चलिए वो ऑफेंस मजिस्ट्रेट की आंखों के सामने हुआ था, या उस ऑफेंस की वीडियो वायरल हो गई, मजिस्ट्रेट ने उस वीडियो को देख लिया, या मजिस्ट्रेट ने न्यूज़पेपर या मीडिया के थ्रू उस ऑफेंस के रिगार्डिंग पढ़ा या सुना, तो सेक्शन 190 क्लॉज 1 के सब क्लॉज सी में यानी इंफॉर्मेशन पर कॉग्निजेंस लेने के बजाय जो मजिस्ट्रेट है वो 156(3) में पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने का ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में डायग्रामेटिक वे से हमने इन चीजों को समझा था, है ना। फिर आगे क्या कहा, to order investigation into an offense by the police when a complaint has been made to him, that is, instead of initiating complaint proceeding or instead of taking cognizance on complaint, he ordered investigation under section 156 clause 3। या मान के चलिए आपके साथ कोई ऑफेंस कमिट हुआ और आप पुलिस स्टेशन के बजाय सीधा मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट लेकर चले गए, तो अब मजिस्ट्रेट ने आपकी कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेने के बजाय 156 क्लॉज 3 में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया। So this also shows the power of magistrate under section 156 clause 3. Next, PR filed under section 173 clause 2 but magistrate is not satisfied with such report, then he can order further investigation under section 156 clause 3. Like if magistrate finds that the investigation is incomplete or unsatisfactory or there is a scope of further investigation. या मान के चलिए आपके साथ कोई ऑफेंस कमिट हुआ, आपने पुलिस स्टेशन जाके उसकी एफआईआर रिकॉर्ड करवा दी। अब पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेट कंडक्ट करके 173 क्लॉज 2 में मजिस्ट्रेट के आगे पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी, बट मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, उसे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं हुई, प्रॉपर्ली नहीं हुई, या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, तो ऐसे केसेस में ही कैन ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3। और या उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, द पावर कन्फर्ड अपॉन द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द मजिस्ट्रेट इवन आफ्टर सबमिशन ऑफ अ रिपोर्ट बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, which would mean that it would be open to the magistrate not to accept the conclusion of the IO and direct further investigation। यानी मान के चलिए 173 क्लॉज 2 में पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके मजिस्ट्रेट के आगे पुलिस रिपोर्ट फाइल कर दी, बट मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया और पुलिस ऑफिसर को फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया। जब हम आगे सेक्शन 173 डिस्कस करेंगे तब ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, Even though these powers have not been expressly mentioned in section 156(3), we are of the opinion that they are implied in the above provision. Section 156 clause 3 CRPC, though briefly worded, its scope is very wide. तो क्या कहा, अब बेशक से ये सभी पावर्स, ये सारी पावर्स 156(3) में एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें यह लगता है कि ये सभी पावर्स 156(3) में इंप्लाइड है। सेक्शन 156(3) बेशक से एक लाइन का ही क्लॉज है, लेकिन इसका जो स्कोप है ये बहुत 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 ज्यादा वाइड है। तो आप देख रहे होंगे 156(3) में मजिस्ट्रेट के पास कितनी सारी पावर्स हैं। तो आई गेस अब आप ये एनालाइज कर पा रहे होंगे कि 156 क्लॉज 3 कितना ज्यादा डिटेल्ड है, कितना ज्यादा लेंथी है। देखने में केवल एक लाइन का सेंटेंस है, लेकिन डीप इनसाइड ये बहुत ज्यादा वाइड है। अच्छा, इतनी पावर्स होने के बावजूद 156(3) में मजिस्ट्रेट के पास केवल एक पावर नहीं होती,
वो कौन सी पावर है? क्या कोई मुझे बता सकता है? एक पावर जो 156(3) में मजिस्ट्रेट के पास नहीं है, वो कौन सी है? एनीवन? तो देखो याद रखना, एक पावर जो सेक्शन 156 क्लॉज 3 में मजिस्ट्रेट के पास नहीं है, वो कौन सी है? पावर ऑफ ऑर्डरिंग, रिकॉलिंग और स्टॉपिंग और विदड्रॉइंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो मजिस्ट्रेट है वो 156(3) में पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन स्टॉप करने का या रिकॉल करने का या विदड्रॉ करने का ऑर्डर नहीं दे सकता। ठीक है? तो देखो इन दोनों ही केसेस में क्या हेल्ड किया गया? मोहम्मद यूसुफ वर्सेस अफक-जान 2006 सुप्रीम कोर्ट एंड दिलावर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 2007 सुप्रीम कोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट केस। तो इन केसेस में क्या हेल्ड किया गया? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एन ऑर्डर ऑफ सेक्शन 156 क्लॉज 3 सीआरपीसी कैन बी पास्ड ओनली एट अ प्री कॉग्निजेंस और बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस। 156(3) का जो ऑर्डर है वो केवल प्री कॉग्निजेंस स्टेज पर ही पास किया जा सकता है। सेकेंड, ऑर्डर टू लॉन्च एफआईआर कैन ऑल्सो बी पास अंडर दिस क्लॉज। 156 क्लॉज 3 में एफआईआर लॉन्च करने का ऑर्डर भी पास किया जा सकता है। थर्ड, ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैन ऑल्सो बी पास अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3। 156(3) में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर भी पास किया जा सकता है। एंड फोर्थ, if the police officer failed to do proper investigation, then the magistrate can always pass an order under section 156 clause 3 itself to conduct a proper investigation. और यदि पुलिस ऑफिसर मैटर को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं करता तो 156(3) में ही मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने का या फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे सकता है। ठीक है? अब देखो 156(3) की एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद मजिस्ट्रेट के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या कोर्स वो अडॉप्ट कर सकता है। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए कॉग्निजेबल केस के रिस्पेक्ट में पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर लॉन्च करने से और मैटर को इन्वेस्टिगेट करने से मना कर दिया। एग्री बाय दिस इन्फॉर्मेंट, कंप्लेनेंट और विक्टिम फाइल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 बिफोर मजिस्ट्रेट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल विद द मजिस्ट्रेट। 156(3) की एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद मजिस्ट्रेट के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो देखो आप याद रखना, 156(3) में एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद मजिस्ट्रेट के पास दो ऑप्शंस होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, या तो वो सीधा पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करे कि आप एफआईआर रिकॉर्ड करिए और मैटर को इन्वेस्टिगेट करिए। ठीक है? या तो वो सीधा पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट कर दे कि आप एफआईआर रिकॉर्ड करिए और मैटर को इन्वेस्टिगेट करिए एट प्री कॉग्निजेंस स्टेज। जैसे ही आपने 156(3) में मजिस्ट्रेट के आगे एप्लीकेशन लगाई, मजिस्ट्रेट ने बिना कॉग्निजेंस लिए पुलिस ऑफिसर को मैटर को इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर दे दिया। ठीक है? या फिर सेकंड ऑप्शन इज वो उस एप्लीकेशन को कंप्लेंट की तरह ट्रीट करे। क्या करे? जो मजिस्ट्रेट है वो इस एप्लीकेशन को कंप्लेंट की तरह ट्रीट करे, या वो इस एप्लीकेशन को कंप्लेंट केस की तरह रजिस्टर करे और कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेके चैप्टर 15 की प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दे। ठीक है? क्लियर? तो याद रखना 156(3) की एप्लीकेशन मिलने के बाद मजिस्ट्रेट के पास दो ऑप्शंस होते हैं। कौन कौन से? या तो वो डायरेक्ट पुलिस ऑफिसर को मैटर को इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर दे सकता है, या फिर वो 156(3) की एप्लीकेशन को कंप्लेंट की तरह ट्रीट करके उस पर सीधा कॉग्निजेंस लेकर 200 से 204 की प्रोसीडिंग यानी चैप्टर 15 की प्रोसीडिंग बिगिन कर सकता है। ऑलराइट? तो चलिए एक बार रीड कर लेते हैं इसको। The course adopted by the magistrate after receiving application under section 156 clause 3 are direction to the police for registration of FIR and to make investigation without taking cognizance। सीधा पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट कर दिया कि आप FIR को रिकॉर्ड करिए और इस मैटर में इन्वेस्टिगेट करिए, और to treat the application as a complaint case or to register the application as a complaint case and to take cognizance upon complaint and follow the procedure envisaged in chapter 15 of CRPC। या फिर वो उस एप्लीकेशन को कंप्लेंट केस की तरह ट्रीट करके यानी कंप्लेंट केस की तरह रजिस्टर करके कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेकर चैप्टर 15 की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर। क्लियर? वेरी गुड। अब देखो, अब महत्वपूर्ण मुद्दा यह उठा कि क्या हर केस में कोर्ट 156(3) की एप्लीकेशन को एंटरटेन करेगी? क्या हर केस में
कोर्ट 156(3) की एप्लीकेशन को एंटरटेन करेगी? यानी 156(3) की एप्लीकेशन फाइल करने के बाद क्या हर केस में कोर्ट पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए डायरेक्ट करेगी, या क्या हर केस में एप्लीकेशन को कंप्लेंट की तरह ट्रीट करेगी? तो ये एक इंपॉर्टेंट इश्यू अराइज होके आया। ठीक है, तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने इस पोजीशन को क्लैरिफाई करते हुए ये हेल्ड किया कि 156(3) में पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देते समय और कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेते समय, इन दोनों ही केसेस में, यानी अगर वो 156(3) में पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देता है या फिर वो उस एप्लीकेशन को कंप्लेंट की तरह ट्रीट करके चैप्टर 15 की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करता है, इन दोनों ही केसेस में मजिस्ट्रेट को अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इन ईदर केस, यानी दोनों ही केसेस में, दैट इज issuing direction for investigation by the police officer under section 156 clause 3 CRPC or taking cognizance and registering it as a complaint case, दोनों ही केसेस में the magistrate has to apply judicial mind, मजिस्ट्रेट को अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना होगा। मजिस्ट्रेट कैनॉट एक्ट इन अ मैकेनिकल और कैजुअल मैनर, मजिस्ट्रेट मैकेनिकल या कैजुअल मैनर में एक्ट नहीं कर सकता। ही कैनॉट ऑर्डर सो इन अ रूटीन मैनर, वो रूटीन मैनर में ये ऑर्डर पास नहीं कर सकता। The magistrate should exercise his judicial mind while exercising his power under section 156 clause 3 CRPC। 156(3) में अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते समय, 156(3) की एप्लीकेशन को डिटरमाइन करते समय मजिस्ट्रेट को अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना होगा। ठीक है, so mere statement in the order that he has gone through the complaint documents and heard the complainant would not be sufficient compliance of application of judicial mind while deciding application under section 156(3) CRPC। तो क्या बताया कि 156(3) की एप्लीकेशन को डिसाइड करते समय केवल ये स्टेट करना कि मैंने कंप्लेंट डॉक्यूमेंट सबको इन डेप्थ अंडरगोन कर लिया है और कंप्लेनेंट को सुन लिया है, तो ये सारी चीजें 156(3) की एप्लीकेशन को डिसाइड करते समय जुडिशियल माइंड अप्लाई करने की जो कंडीशन है उसको सफिशिएंटली कंप्लाई नहीं कर रही हैं। ठीक है, what weight with the magistrate to order investigation or to take cognizance should be reflected in the order, although a detailed expression of his view is not required। तो 156(3) में मजिस्ट्रेट को इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने के लिए या एप्लीकेशन पर कॉग्निजेंस लेकर उसको कंप्लेंट की तरह ट्रीट करने के लिए किस फैक्ट ने कंपेल किया? दैट ड्राइविंग फोर्स शुड बी मेंशन्ड इन द ऑर्डर, ऑल्दो ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस हिज व्यूज इन डिटेल, बट दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द ऑर्डर। So in other words, where on account of credibility of information available or weighing the interest of justice, it is considered appropriate to state of a direct investigation, such a direction is issued। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए और इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को कंसीडर करते हुए अगर मजिस्ट्रेट को स्टेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देना अप्रोप्रिएट लगता है तो वो ये डायरेक्शन इशू कर सकता है। Thus, the direction under section 156 clause 3 CRPC is to be issued only after application of mind by the magistrate। ठीक है, so in nutshell we can say 156(3) की एप्लीकेशन को डिटरमाइन करते वक्त मजिस्ट्रेट मस्ट एक्सरसाइज हिज जुडिशियल माइंड। 156(3) डायरेक्शन इज टू बी इशूड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड। He should apply his mind whether there is a prima facie material available for referring the matter to police officer for investigation under section 156(3) or not। Credibility of the information should be judged by the magistrate while deciding 156(3) application, ताकि false, vague, frivolous application को dismiss किया जा सके, उन्हें entertain ही नहीं किया जाए। Clear? So this was held in Ramdev Food Products Private Limited versus State of Gujarat 2015 Supreme Court and was repeated in Anmol Singh versus State of Uttar Pradesh and others, Allahabad High Court 2021। क्लियर? तो अनमोल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स, ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। यू हैव टू रीड दिस जजमेंट। अभी आगे हम देखेंगे अनमोल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स के केस में और भी कई बातें हेल्ड की गई हैं। ठीक है, तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अनमोल सिंह वाले जजमेंट को आप जरूर पढ़िएगा। छोटा सा ही जजमेंट है, ज्यादा लेंथी भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो जी, अब हम एक और इश्यू डिस्कस करते हैं। एक मेटल इश्यू ये और अराइज हुआ कि मान के चलिए आप सीधा मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन लेकर पहुंचे
ठीक है। अब मजिस्ट्रेट ने आपकी कंप्लेंट पर कॉग्निज लेने के बजाय 156(3) में पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने का ऑर्डर दे दिया। मजिस्ट्रेट ने आपकी कंप्लेंट पर कॉग्निज तो लिया नहीं, 156(3) में पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने का ऑर्डर दे दिया। तो अब मुद्दा यह उठा कि क्या 156(3) में मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर को केवल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने का ही ऑर्डर दे सकता है या फिर वो पुलिस ऑफिसर को एफआईआर लॉन्च करने का भी ऑर्डर दे सकता है? क्या 156(3) में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर मिलने के बाद पुलिस ऑफिसर एफआईआर रिकॉर्ड करने के लिए बाउंड है या फिर वो एफआईआर रिकॉर्ड करने से मना कर सकता है? तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि जब भी कंप्लेंट केस में मजिस्ट्रेट 156(3) में पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलता है तो पुलिस ऑफिसर को उस कंप्लेंट को एफआईआर ट्रीट करते हुए पुलिस स्टेशन में केस को रिकॉर्ड करना चाहिए और फिर उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ठीक है। बेशक से मजिस्ट्रेट 156 क्लॉज 3 में पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देते समय एफआईआर रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर नहीं देता, या मान लो एफआईआर रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर देना वो भूल जाता है, बट इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू रजिस्टर द एफआईआर एंड टू बिगिन द इन्वेस्टिगेशन। ऑलराइट, तो चलिए एक बार इसकी रीडिंग दे लेते हैं। तो देखो, बहुत ज्यादा सिंपल है और कुछ भी टेक्निकलिटी इसमें नहीं है, तो इसलिए केवल हम इसकी इंग्लिश रीडिंग करेंगे। ऑलराइट, so whenever magistrate directs an investigation on a complaint, the police has to register a cognizable case treating the same as FIR. Once such a direction is given under section 156 clause 3, the police is required to investigate and on completion of it to submit a police report in accordance with section 173 on which the magistrate may take cognizance under section 191B. The Supreme Court held that where an order for investigation under section 156 is to be made, the proper direction to the police would be to register a case at the police station, treating the complaint as the FIR and investigate into the same. तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि जब भी कंप्लेंट केस में मजिस्ट्रेट 156(3) में पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलती है, यानी मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर को एफआईआर लॉन्च करने का ऑर्डर नहीं दे रही, वो डायरेक्ट पुलिस ऑफिसर को बोल रही है कि मैटर को इन्वेस्टिगेट करिए, तो पुलिस ऑफिसर को उस कंप्लेंट को एफआईआर ट्रीट करते हुए पुलिस स्टेशन में केस को रिकॉर्ड करना चाहिए और फिर मैटर को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। Even if the magistrate does not say in so many words while directing investigation under section 156 clause 3 that an FIR should be registered, it is the duty of the officer in charge of the police station to register the FIR regarding the cognizable offence disclosed by the complaint, because that police officer could take further steps contemplated in chapter 12 of the code only thereafter. तो उन्होंने बताया कि बेशक से मजिस्ट्रेट 156 क्लॉज 3 में पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देते समय एफआईआर रजिस्टर करने का ऑर्डर नहीं देती, बट इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू रजिस्टर द एफआईआर। क्यों? क्योंकि इसके बाद ही पुलिस ऑफिसर मैटर में फर्दर स्टेप्स ले सकेगा जो चैप्टर 12 में बताए गए। Thus, it is the duty of the officer in charge of the police station to register an FIR when investigation under section 156(3) is directed by the magistrate, even when the magistrate clearly does not say so. तो अगर मजिस्ट्रेट 156(3) में पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने का ऑर्डर देता है तो पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी बनती है कि बेशक से मजिस्ट्रेट ने एफआईआर लॉन्च करने के रिगार्डिंग कुछ नहीं कहा, बावजूद इसके पुलिस ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर एन एफआईआर एंड देन टू प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन। ओके, दिस वाज हेल्ड इन मधुबाला वर्सेस सुरेश कुमार 1997 सुप्रीम कोर्ट, मोहम्मद यूसुफ वर्सेस अफक जान 2006 सुप्रीम कोर्ट एंड दिलावर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 2007 सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? तो इन नटशेल हम ये कह सकते हैं कि जब भी मजिस्ट्रेट 156(3) में पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर देता है तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि वो उस ऑफेंस के रेस्पेक्ट में एफआईआर लॉन्च करे और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करे। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मजिस्ट्रेट ने 156(3) में पुलिस ऑफिसर को एफआईआर लॉन्च करने का ऑर्डर दिया था या नहीं दिया था। अगर मजिस्ट्रेट ने पुलिस ऑफिसर को 156(3) में इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने का ऑर्डर दे दिया तो अभी इंप्लाइड है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो एफआईआर रिकॉर्ड करेगा ही करेगा। ओके, अच्छा चलिए क्वेश्चन का आंसर करिए। मान के चलिए आप कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिस्पेक्ट में मजिस्ट्रेट के पास प्राइवेट कंप्लेन लेकर जाते हो जी। अब मजिस्ट्रेट ने 156(3) में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर दिया, बट वो एफआईआर लॉन्च करने का ऑर्डर देना भूल गया। ठीक है, तो क्या आप पीओ ये कह सकता है कि मजिस्ट्रेट ने हमें एफआईआर लॉन्च करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने तो केवल हमें इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए बोला है, तो इसलिए हम एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे। क्या पुलिस ऑफिसर ये प्ली रेज कर सकता है?
तो आंसर इज नो. वाई? बिकॉज अगर मजिस्ट्रेट ने 156(3) में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया, देन इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट ही हैज आल्सो डायरेक्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर. Then it is an implied direction to treat the complaint as FIR and to register the same and to investigate the matter. Okay? अच्छा, रिसेंटली केस में ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या सेक्शन 156 क्लॉज 3 की एप्लीकेशन एफिडेविट पर देना जरूरी है? मान के चलिए पुलिस ऑफिसर ने कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिस्पेक्ट में एफआईआर लॉन्च करने से और इन्वेस्टिगेट करने से मना कर दिया. अब एग्री पार्टी ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे सेक्शन 156(3) के अंदर एप्लीकेशन मूव की, स्टेटिंग हिज ग्रीवेंस एंड रिक्वेस्टिंग द मजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट द पुलिस ऑफिसर टू लॉन्च द एफआईआर एंड टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन. तो अब सवाल यह है कि क्या इस एप्लीकेशन को एफिडेविट पर देना जरूरी है? तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में यह हेल्ड किया कि यस, फाइलिंग ऑफ एफिडेविट इज मैंडेटरी अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3. 156(3) की एप्लीकेशन एफिडेविट पर देना जरूरी है. क्यों? क्योंकि अगर आपने मजिस्ट्रेट के आगे झूठी एप्लीकेशन फाइल की है, कल को अगर आपकी एप्लीकेशन फॉल्स पाई जाती है तो आपको इसके लिए प्रोसिक्यूट किया जा सके, आपके ऊपर आईपीसी के तहत झूठी एफिडेविट को फाइल करने की प्रोसीडिंग्स चलाई जा सके. क्योंकि देखो, कई बार क्या होता है, जो कंप्लेनेंट होता है ना, वो फैक्ट्स को ऐड ऑन करके नमक मिर्च मसाला मिलाकर लॉयर से कंसल्ट करके इसके बाद 156(3) में एप्लीकेशन फाइल करता है. So in order to curb this, in order to stop this, Supreme Court made the affidavit mandatory. So now the aggrieved party cannot make any allegations blindly. He will be made liable for whatever he is stating in their complaint. If he is making false allegations, he can be prosecuted. Alright? Thus, in order to prevent false applications, Supreme Court ruled that filing of affidavit is mandatory for complainant so that the complainants are bound by the allegations that they made. 156(3) में फॉल्स एप्लीकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि सेक्शन 156(3) की एप्लीकेशन लगाते समय एफिडेविट फाइल करना जरूरी है. क्यों? ताकि जो कंप्लेनेंट है वो उन एलिगेशन से बाउंड हो जो वो उस एप्लीकेशन में लगा रहा है, और अगर वो उस एप्लीकेशन में कुछ भी फॉल्स स्टेट करता है तो फिर उसको प्रोसिक्यूट किया जा सके. द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 इज टू बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट ड्यूली सोन बाय एप्लीकेंट. Held in Priyanka Srivastava versus State of UP 2015 Supreme Court. Okay? अच्छा, आप लोग एक बात और याद रखना. If a complaint is against a public servant, if a complaint is made against a public servant that while discharging his official duties he has committed offense. अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते समय पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल की गई है कि अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते समय उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है. Then in such cases, without previous sanction or without previous permission, neither aggrieved party can file complaint under section 156 clause 3 against him, nor judge can order investigation against him. ठीक है? This was held in Anil Kumar versus Ayyappa 2013 Supreme Court. Anil Kumar versus Ayyappa, AYAPP. ओके? अच्छा देखो, अब एक केस में एक क्रूशियल क्वेश्चन ये राइज हुआ कि क्या कोर्ट पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसीडिंग में इंटरवीन कर सकता है? क्या कोर्ट पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर कर सकता है? क्या जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के फंक्शनिंग में इंटरफेयर कर सकती है? तो देखो, इसके ऊपर सबसे पहला और लैंडमार्क केस था जी किंग एम्परर वर्सेस नजीर अहमद का. किंग एम्परर वर्सेस ख्वाजा नाजिर अहमद का, प्रिवी काउंसिल 1947. तो देखते हैं इस केस में क्या हल किया गया था. तो क्वेश्चन क्या है? वेदर कोर्ट कैन इंटरवीन इन द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स और नॉट. तो आंसर इज जुडिशरी कैन नॉट इंटरवीन इन एग्जीक्यूटिव.
इन्वेस्टिगेशन इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर की एक्सक्लूसिव पावर है। इन्वेस्टिगेशन रिमेन्स विद द डोमेन ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी। जो इन्वेस्टिगेशन है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी के डोमेन में ही रहती है। डोमेन मींस एरिया, ठीक है। जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस ऑफिसर के डोमेन में ही लाई करती है। मजिस्ट्रेट शुड नॉट इंटरवीन इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर। मजिस्ट्रेट को पुलिस ऑफिसर के इन्वेस्टिगेशन में इंटरवीन नहीं करना चाहिए। कोर्ट शुड नॉट स्टेप इनटू द शूज ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। कोर्ट को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के शूज में स्टेप नहीं करना चाहिए। मजिस्ट्रेट कैन नॉट कंट्रोल द इन्वेस्टिगेशन पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर। जो मजिस्ट्रेट है वो पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेटिंग पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता। द स्टैट्यूटरी राइट ऑफ द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट कैन नॉट बी इंटरफेयर्ड विद और कंट्रोल्ड बाय द जुडिशरी। पुलिस ऑफिसर का इन्वेस्टिगेट करने का ये जो स्टैट्यूटरी राइट है, दिस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड और इंटरफेयर्ड बाय द जुडिशरी। Investigation is the sole prerogative of the police officer and the courts cannot direct the police officer with respect to the day-to-day methodology of investigation. Very important. क्या बोला? Investigation is the sole prerogative of the police officer. Prerogative means a special right conferred upon a body. तो ये जो investigation है ये क्या है? It is the sole prerogative of the police officer. Okay? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आपने अपने कॉलेज टाइम में इस लाइन को कई बार सुना होगा। दैट इन्वेस्टिगेशन इज द सोल प्रेरोगेटिव ऑफ द पुलिस ऑफिसर। द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव हैव टू बी विद इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन एंड वन कैन नॉट कंट्रोल अदर अनरीजनेबली इन सच फंक्शनिंग। तो क्या बताया? जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के फंक्शन अपने अपने डोमेन में होने चाहिए और एक बॉडी को दूसरी बॉडी को अननेसेसरी कंट्रोल या अननेसेसरी गवर्न नहीं करना चाहिए। Judiciary and executive shall broadly remain within their respective domain and shall not interfere in the functioning of the other. So this was held in King Emperor versus Khwaja Nazir Ahmad Privy Council 1947 and was repeated in A.R. Entule versus R.S. Nayak 1992 Supreme Court and also in P. Ramcharan Rao versus State of Karnataka 2002 Supreme Court. ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रीलिम्स और मेंस में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या जुडिशरी पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेटिंग पावर्स में इंटरफेयर कर सकती है। तो प्लीज आप इसको एक बार अच्छे से करके जाइएगा। ऑलराइट, और इसके सपोर्ट में जो लैंडमार्क केस आपको हमेशा याद रखना है वो कौन सा है? किंग एम्परर वर्सेस ख्वाजा नाजिर अहमद प्रिवी काउंसिल 1947। ओके, इस जजमेंट के बिना आपका जो आंसर है वो अधूरा रह जाएगा। क्लियर? तो आगे देखते हैं एक बार। इन साकरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इट वाज आल्सो हेल्ड दैट द मजिस्ट्रेट आल्सो हैज द पावर टू सुपरवाइज और मॉनिटर द इन्वेस्टिगेशन इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट वेदर द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट। तो देखो, फिर साकरी वासु के केस में हेल्ड किया गया कि मजिस्ट्रेट के पास इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करने का राइट है, उसके पास इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करने का राइट है। मजिस्ट्रेट ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो राइट डायरेक्शन में की जा रही है नहीं, पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर सकता है। However, the word supervise or monitor has to be given limited application, not unnecessary intervene, as this judgment has to be read within the broad domain of other larger bench judgments, wherein it has been expressly held that the functioning of the judiciary and executive have to be within their respective domain and one cannot control other unreasonably in such functioning. तो क्या कहा? However, supervise और monitor सबको limited apply किया जाना चाहिए और इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट की अदर लार्जर बेंच की जजमेंट के कंटेक्स्ट में रख के पढ़ना चाहिए, जहां ये एक्सप्रेसली हेल्ड किया गया है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की फंक्शनिंग अपने अपने डोमेन में होनी चाहिए और एक बॉडी को दूसरी बॉडी को अननेसेसरी कंट्रोल या अननेसेसरी गवर्न नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली अगर मजिस्ट्रेट को पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन को लेकर कोई डाउट अराइज होता है तो फिर ऐसे केसेस में जो मजिस्ट्रेट है वो पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर सकता है, ये देखने के लिए कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो राइट डायरेक्शन में की जा रही है या नहीं, वो सही तरीके से की जा रही है या नहीं। ओके, सो फंक्शन ऑफ द जुडिशरी एंड पुलिस ऑफिसर आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर एंड नॉट ओवरलैपिंग। तो जुडिशरी और पुलिस ऑफिसर के जो फंक्शन है ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मींस कि एक दूसरे को पूरा करते हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं, एंड नॉट ओवरलैपिंग।
ना कि ओवरलैप करते हैं. Court business begins only when the police report is filed before him. Until then, it is a prerogative of the police officer. कोर्ट का जो रूल है वो केवल तभी इफेक्ट में आता है जब पुलिस ऑफिसर 173 क्लॉज 2 में पुलिस रिपोर्ट फाइल कर देता है. उससे पहले इट इज द कंप्लीट प्रेरोगेटिव ऑफ द पुलिस ऑफिसर. But since it is well settled that the procedural law is the handmaid of justice, procedural law does not control justice, rather it serves justice, and the purpose of procedural law is to avoid miscarriage of justice. So, in the interest of justice, court can intervene in investigation when police officer is conducting the investigation in an arbitrary, improper or unfair manner. तो देखो कितनी अच्छी बात इन्होंने बताई है. बट चूंकि ये पूरी तरीके से वेल सेटल्ड है कि जो प्रोसीजर लॉ है वो जस्टिस का हैंडमेड है. प्रोसीजर लॉ जस्टिस को कंट्रोल नहीं करता बल्कि जस्टिस को सर्व करता है, और मिसगैरेज ऑफ जस्टिस को प्रिवेंट करना ही प्रोसीजर लॉ का पर्पस है. इसीलिए जस्टिस को ध्यान में रखते हुए कोर्ट इन्वेस्टिगेशन में इंटरवीन कर सकती है. कब? जब पुलिस ऑफिसर आर्बिट्रेरली, अनफेयरली या इम्प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है. ठीक है. Thus, in exceptional circumstances, court can interfere. तो इसलिए एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में जो कोर्ट है वो पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर कर सकती है. In fact, High Court has the power to case the investigation using 482 CRPC, and IO can be prosecuted for such malified investigation. In fact, हाई कोर्ट के पास ही पावर है कि वो सेक्शन 482 को इन्वोक करके आईओ की मेलाफाइड या टेंटेड इन्वेस्टिगेशन को कैंसिल कर सकती है और आईओ को मेलाफाइड इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोसिक्यूट किया जा सकता है. In addition to this, if there is an unreasonable and malified delay by the police officer in conducting or completing the investigation, then also the High Court can interfere under section 482. इसके अलावा अगर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने में अनरीजनेबली डिले कॉज कर रहा है या वो मेलाफाइडली डिले कर रहा है तो भी हाई कोर्ट सेक्शन 482 में इंटरफेयर कर सकती है. ओके. हालांकि जब हम सेक्शन 173 पढ़ेंगे तो सेक्शन 173 में लिखा हुआ है कि एवरी इन्वेस्टिगेशन शैल बी कंडक्टेड विदाउट अनरीजनेबली डिले. बट अगर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने में अनरीजनेबली डिले कॉज कर रहा है तो हाई कोर्ट सेक्शन 482 में इंटरफेयर कर सकती है. Thus, interference by the High Court in the investigation of offences is permissible only if non-interference would result in miscarriage of justice. तो क्या बताया? 10 ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन में हाई कोर्ट का इंटरवेंशन केवल तभी परमिसेबल है जब उसके इंटरफेरेंस ना करने से मिसगैरेज ऑफ जस्टिस हो सकता है. दिस वाज हेल्ड इन ईस्टर्न स्पिनिंग मिल्स वर्सेस राजीव पोड्डर 1985. क्लियर? So in nutshell we can say that ordinarily courts are not entitled to intervene in investigation by the police. Investigation is the exclusive power of the police officer. As long as the investigation is proceeding on proper lines or in a right direction, the power of investigation by the police cannot be interfered with by the courts. तो नटशल हम ये कह सकते हैं कि अगर एग्जीक्यूटिव मशीनरी अपने बिजनेस अफेयर्स को राइट डायरेक्शन में कंडक्ट नहीं कर रही, फेयरली कंडक्ट नहीं कर रही, तो ऐसी सिचुएशंस में जो कोर्ट है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को ध्यान में रखते हुए पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर कर सकता है. क्लियर? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कोर्ट पुलिस ऑफिसर के इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर कर सकता है? क्या जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के फंक्शन में इंटरवीन कर सकती है? तो क्या आंसर करिएगा आप? Generally, no. Court cannot intervene in the functioning of executive, in the functioning of police officer. That is, if police officer is conducting fair, complete, proper, unbiased, transparent, and judicious. If police officer is conducting fair, complete, proper, unbiased, transparent and judicious investigation, then in such cases, court cannot intervene in the functioning of police officer. Otherwise, yes, court can interfere in functioning of police officer. That means, in exceptional cases, court can interfere. ठीक है? तो प्लीज आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत अच्छे से देख के जाइएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
ऑलराइट। प्रीलिम्स और मेंस में कई बार एक क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आया है कि क्या कोर्ट पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर कर सकता है, नहीं। तो चलिए अब एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं और आप कमेंट करके इसका एक क्रक्स वे में आंसर करिएगा, ठीक है। हाँ, जजमेंट को सपोर्ट करना मत भूलिएगा, ठीक है। किंग एम्पायर वर्सेस ख्वाजा नाजिर अहमद, प्रिवी काउंसिल 1947। तो चलिए इन दोनों तीनों स्लाइड्स को समराइज करके इस पर्टिकुलर टॉपिक का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अच्छा चलिए अब आप एक क्वेश्चन का आंसर करिए कि क्या मजिस्ट्रेट 156 क्लॉज 3 में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देने के बाद उसे रिकॉल कर सकता है। क्या मजिस्ट्रेट 156 क्लॉज 3 में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देने के बाद इस इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर को रिकॉल या विड्रॉ कर सकता है। या मान के चलिए कॉग्निटिव ऑफेंस कमिट हुआ और पीओ ने उस केस में खुद से इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर ली, क्यों? क्योंकि वो कर सकता है, कॉग्निटिव केस है। तो क्या कोर्ट पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप करने का ऑर्डर दे सकता है? क्या कोर्ट पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन को रिकॉल, विड्रॉ या स्टॉप करने का ऑर्डर दे सकता है? बताइए। क्या लगता है जज साहब आपको? तो चलिए देखते हैं इसको। कैन मजिस्ट्रेट ऑर्डर रिकॉलिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन धर्मेश भाई, वासुदेव भाई एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स 2009 सुप्रीम कोर्ट? Another question was raised before the Honorable Supreme Court that can a magistrate, after even having passed an order under Section 156 Clause 3 for an investigation, or in cases where police has already taken up the investigation on their own, recall or stop the investigation? तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया, कोर्ट held that magistrate cannot interfere in the executive functioning and therefore he cannot stop, withdraw or recall such an investigation. तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में अननेसेसरली इंटरफेयर नहीं कर सकती। Thus he cannot stop, withdraw or recall the investigation. इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर देने के बाद उसे विड्रॉ नहीं किया जा सकता, और अगर पुलिस ऑफिसर कॉग्निटिव ऑफेंस में खुद से भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है तब भी मजिस्ट्रेट उस इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा अब आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आप मुझे बताइए कि क्या हाईकोर्ट के पास पावर है कि वो सेक्शन 482 सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कर दे? क्या हाईकोर्ट सेक्शन 482 में या सेक्शन 482 सीआरपीसी को इन्वोक करके इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप, रिकॉल या विड्रॉ कर सकती है? चलिए बताइए इसका आंसर कमेंट करके, करिए रिसर्च थोड़ी सी, थोड़ा सा हार्डवर्क आप भी करिए। चलिए बताइए इसका आंसर। अच्छा चलिए आप लोग क्वेश्चन का आंसर करिए। अगर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन में कोई डिफेक्ट कर देता है, या मान के चलिए अगर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन में कोई फॉल्ट कर देता है, तो क्या एक्यूज फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन के ग्राउंड पे या डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन के ग्राउंड पे कोर्ट से एक्विटल क्लेम कर सकता है? क्या एक्यूज ये क्लेम कर सकता है कि जनाब पुलिस ऑफिसर ने तो फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन करी है, पुलिस ऑफिसर ने तो डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करी है, इसलिए आप मेरा एक्विटल कर दीजिए? क्या एक्यूज कोर्ट के आगे प्लीज रेज कर सकता है? बताइए क्या लगता है जैसा आपको? बताइए। तो देखो आंसर इज नो। डिफेक्टिव या फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन के ग्राउंड पे एक्यूज कोर्ट से एक्विटल क्लेम नहीं कर सकता। रीजन इज बिकॉज ऐसे तो फिर कोर्ट की जुडिशियल पावर ही खत्म हो जाएगी। एक्यूज पुलिस ऑफिसर को पैसे खिला के पुलिस ऑफिसर को फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए बोल देगा, और पुलिस ऑफिसर फॉल्टी या डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करके एक्यूज को एक्विट करा दिया करेगा। जज साहब तो बेचारे बैठे रह जाएंगे। फिर बात समझ में आ रही है? कनेक्ट कर पा रहे हो ना? तो इसीलिए कोर्ट इन वेरियस केसेस हेल्ड दैट
Defect in investigation cannot be a ground for discharge or acquittal of accused. Where there has been negligence on the part of the investigating agency or omission or irregularity, etc., which resulted in defective investigation, it does not lead to total rejection of prosecution case. ठीक है, अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पार्ट पे किसी भी तरह की कोई नेग्लिजेंसी हो जाती है या ओमिशन हो जाती है या इन्वेस्टिगेशन में कोई इरेगुलरिटी वो कमिट कर देते हैं जिसके कारण जो इन्वेस्टिगेशन है वो डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रोसिक्यूशन केस है उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया जाएगा. नो, ऐसा नहीं है. डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन ऑटोमेटिकली विल नॉट बी अ ग्राउंड टू एक्विट द एक्यूज. फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट अलोन बी अ ग्राउंड टू एक्विट द एक्यूज. केवल फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन के बेस पर एक्यूज को एक्विट नहीं किया जा सकता. मेयर डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट विशेष द ट्रायल. In case of defective investigation, it would not be right in acquitting an accused person solely on account of the defect, and to do so would tantamount to playing into the hands of an investigating officer if the investigation is designedly defective. तो क्या बताया कि केवल और केवल डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन के अकाउंट पर एक्यूज को एक्विट करना सही नहीं है, और ऐसा करना मेनली बिकॉज जो इन्वेस्टिगेशन है वो डिफेक्टिव है और एक्यूज को इस ग्राउंड पर छोड़ना वुड इक्वल टू प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. ओके, सो दीज वर हेल्ड इन, ये सभी जो जजमेंट है ये किन केसेस में हेल्ड की गई थी? स्टेट ऑफ तमिलनाडु बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस वर्सेस एन सुरेश रंजन एंड अदर्स 2014 सुप्रीम कोर्ट. शिवशंकर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2011 सुप्रीम कोर्ट. परमजीत सिंह अलियास मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब थ्रू सेक्रेटरी 2008 सुप्रीम कोर्ट. कर्नल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1995 सुप्रीम कोर्ट. तो ये सभी बातें इन जजमेंट्स में डिस्कस की गई थी. ओके, तो याद रखना फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन के ग्राउंड पे जो एक्यूज है वो कोर्ट से एक्विटल क्लेम नहीं कर सकता. आगे देख लेते हैं इसी में. एन एरर, illegality or defect in investigation cannot have any impact unless miscarriage of justice is brought about or serious prejudice is caused to the accused. इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरह का एरर, फॉल्ट, इलीगैलिटी, डिफेक्ट, इरेगुलरिटी एक्सेट्रा, इसका केस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा unless miscarriage of justice is brought out or serious prejudice is caused to the accused. This was held in Union of India versus Prakash P. Hinduja and another 2003 Supreme Court. Okay? तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इरेगुलरिटी, ओमिशंस एक्सेट्रा के जो डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन को लीड करते हैं. एग्जांपल नंबर 1, पुलिस ऑफिसर फेल्ड टू सेंड ब्लड सैंपल टू एफएसएल व्हिच वाज कलेक्टेड फ्रॉम द क्राइम सीन. जो ब्लड सैंपल क्राइम सीन से पुलिस ऑफिसर ने कलेक्ट किया था, पुलिस ऑफिसर उस ब्लड सैंपल को फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी रिपोर्ट में भेजना भूल गए. सेकंड, पुलिस ऑफिसर फेल्ड टू फॉरवर्ड द सीज गन टू बैलिस्टिक एक्सपर्ट इन ऑर्डर टू असरटेन वेदर द बुलेट वाज फायर्ड फ्रॉम दैट गन और नॉट. पुलिस ऑफिसर जो गन उसने क्राइम सीन से कलेक्ट की थी उस गन को बैलिस्टिक एक्सपर्ट को भेजना भूल गया, यह सुनिश्चित करने के लिए, यह असरटेन करने के लिए कि क्या वो बुलेट जिससे विक्टिम की डेथ कॉज हुई थी, क्या वो बुलेट उसी गन से चली थी या नहीं. तो ये भी क्या है, एक तरीके से इरेगुलरिटी है या ओमिशन है जो इन्वेस्टिगेशन को डिफेक्टिव बना रही है. थर्ड, पुलिस ऑफिसर फेल टू ऑब्टेन सिग्नेचर ऑफ इंफॉर्मेंट ऑन एफआईआर. पुलिस ऑफिसर एफआईआर पर इंफॉर्मेंट का सिग्नेचर ऑब्टेन करना भूल गया. फोर्थ, पुलिस ऑफिसर ऑब्टेन सिग्नेचर ऑन द स्टेटमेंट मेड टू हिम अंडर सेक्शन 162. पुलिस ऑफिसर ने 162 की स्टेटमेंट पर पर्सन के सिग्नेचर ऑब्टेन कर लिए. फिफ्थ, in a wife burning incident, the investigating officer committed grave irregularity in omitting to send burnt cloths and other incriminating material for chemical examination. Held that mere fact that the officer committed irregularity or illegality would not and does not cast doubt on prosecution case. फिफ्थ एग्जांपल क्या बताया कि एक वाइफ बर्निंग का इंसिडेंट था, जैसे डॉरी डेथ केसेस में होता है. तो इस केस में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था ना, उसने एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर कमिट कर दिया कि वो बर्न्ड क्लॉथ्स को, कि वो जले हुए क्लॉथ्स को केमिकल एग्जामिनेशन में देना भूल गया.
फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट में देना भूल गया। तो कोर्ट ने हेल्प किया कि मेयर फैक्ट कि जो ऑफिसर है इसने एक ग्रेव इरेगुलरिटी की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोसिक्यूशन के केस पे डाउट क्रिएट करते हो, ठीक है। बट इट इज टू बी केप्ट इन माइंड दैट अपार्ट फ्रॉम द डिफेक्ट्स कोर्ट विल स्क्रूटनाइज द अदर एविडेंसेस प्रॉपर्ली। बट इसके साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इन डिफेक्ट्स के साथ साथ कोर्ट जो है वो उस केस में बाकी के एविडेंसेस को भी प्रॉपर्ली स्क्रूटनाइज करेगी। कोर्ट विल ऑल्सो कंसिडर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। It is only after examining each and every material available on record the court will determine the matter. सभी मटेरियल्स जो रिकॉर्ड पर अवेलेबल है उन सबको बारीकी से एग्जामाइन करने के बाद ही कोर्ट ऐसे मैटर्स को डिसाइड करती है। Moreover, in many cases, Supreme Court has gone to the extent and said in cases of faulty investigation or defective investigation, investigating officer would be made liable. Appropriate action will be taken against him. और काफी केसेस में तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि फॉल्टी या डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन के केसेस में आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लायबल करिए, उसके अगेंस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए, ताकि वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो अलर्ट रहे, वो ऐसी इरेगुलरिटी या ओमिशन कमिट ना करे। ओके, अच्छा, इस सेक्शन से रिलेटेड प्रीलिम्स के पॉइंट में हाईलाइट नहीं करा रहा हूं क्योंकि पूरा ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए पूरा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए सच में कोई भी पॉइंट यहाँ हाईलाइट नहीं करा रहा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा चीज़ों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, एक्सेट्रा। बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।